कौन है आप? और मेरे घर में, मेरी निजी संपत्ति में बिना इजाजत घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने मेरे घर का ताला तोड़ने की हिम्मत कैसे की? साहब पुलिस को मत बुलाइए, मेरे बच्चे डर जाएंगे। बस 7 दिन, सिर्फ 7 दिन की पनाह दे दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है। सिर्फ 7 दिन, एक हफ्ता। यह कहानी एक ऐसे बिजनेस टाइकून की है जो अपनी पत्नी की मौत के बाद दुनिया से छुपकर अपने पुराने फार्म हाउस पर शांति ढूंढने आता है, लेकिन वहां उसे एक ऐसी बेघर औरत मिलती है जो अपने 2 मासूम बच्चों के साथ चोरी छुपे रह रही थी। गुस्से में शुरू हुई यह मुलाकात कैसे एक दिल छू लेने वाले रिश्ते में बदल गई, यह जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, इंसानियत और जज्बात से भरी इस सच्ची कहानी को अंत तक जरूर देखें। शाम ढलने वाली थी जब विराज मल्होत्रा की सफेद रेंज रोवर सुकून विला के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाते हुए रुक गई। जंगल के सन्नाटे में गाड़ी के इंजन की आवाज किसी तूफान जैसी लग रही थी। विराज ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और एक गहरी सांस ली। हवा में वही ठंडक थी जो 3 साल पहले थी, जब वो अपनी पत्नी नैना के साथ यहाँ आया करता था। यह विला सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं, नैना का ख्वाब था। शहर की भीड़ से दूर वो यहाँ बसना चाहती थी, लेकिन कैंसर की बीमारी ने नैना को विराज से छीन लिया और यह विला विराज के लिए एक बंद किताब बनकर रह गया। आज 3 साल बाद वो यहाँ आया था क्योंकि शहर का शोर उसे अंदर से खा रहा था। गाड़ी से उतरते ही विराज की नजर विला के मेन गेट पर पड़ी और वो हैरान रह गया। यह कैसे हो सकता है, उसने खुद से सवाल किया। जिस गेट के कब्जे हिंजेस जंग लगने से जाम होने चाहिए थे, वो गेट ताजा सफेद रंग में चमक रहा था। वही सफेद रंग जो नैना को सबसे ज्यादा पसंद था। विराज की आंखें फैल गईं। बागीचे में सूखे पत्तों का ढेर नहीं, बल्कि गुलाब की नई क्यारियां थीं जो हवा में महक रही थीं। बरामदे का फर्श जो धूल से अटा होना चाहिए था, पानी से धुला हुआ साफ चमक रहा था। विराज के दिल में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। क्या केयरटेकर ने किसी को किराए पर रख लिया है या कोई उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर चुका है? विराज ने गुस्से में गेट को धक्का दिया और तेजी से अंदर घुसा। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से आती आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। माँ, देखो, मैंने चिड़िया का पंख ढूंढा, एक नन्ही सी आवाज आई। विराज ने दरवाजा धकेल कर खोला। सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आलीशान हाल में जहां सन्नाटा होना चाहिए था, वहां जिंदगी बस रही थी। फर्श पर बिछी एक फटी हुई चटाई पर एक 6 साल का लड़का आयु बैठा था और हाथ में पंख लिए खुश हो रहा था। एक 4 साल की बच्ची गुनगुन सोफे के पास खड़ी होकर अपनी मां को देख रही थी, और वो मां सुधा, जो एक पुरानी सूती साड़ी पहने हुए थी, किचन से हाथ में पानी का जग लिए निकल रही थी। जैसे ही सुधा की नजर दरवाजे पर खड़े विराज पर पड़ी, उसके हाथ से जग छूट गया। छन पाक की आवाज के साथ पानी फर्श पर फैल गया। सुधा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और पीछे हटने लगी। कौन है आप? विराज की आवाज में कड़कपन था जो एक मालिक होने का हक जता रहा था। और मेरे घर में, मेरी निजी संपत्ति में बिना इजाजत घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सुधा बुरी तरह कांप रही थी। वो तुरंत घुटनों पर बैठ गई और हाथ जोड़ लिए। माफ कर दीजिए साहब, मुझे लगा यह घर खाली है, वीराना है। तो क्या खाली घर देखकर उस पर कब्जा कर लोगी? विराज चिल्ला उठा। उसका गुस्सा नैना की यादों से जुड़ा था। कोई गैर उसके मंदिर जैसे घर में कैसे रह सकता है? यह ट्रेसपासिंग है, अपराध है। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तुम जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। पुलिस का नाम सुनते ही नन्ही गुनगुन रोने लगी और आयु ने डर के मारे अपनी मां को कसकर पकड़ लिया। सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे खिसकी और विराज के जूतों के पास आ गई। नहीं साहब, प्लीज, पुलिस नहीं, मेरे पति मर चुके हैं। मकान मालिक ने हमें रात में सड़क पर फेंक दिया। बाहर बारिश हो रही थी, मेरे बच्चे ठंड से मर जाते साहब। मैंने ताले नहीं तोड़े, पीछे की खिड़की खुली थी। विराज ने जेब से अपना फोन निकाला। उसका दिल पत्थर हो चुका था। उसे बस अपनी शांति चाहिए थी। मुझे कहानियां मत सुनाओ, निकलो यहां से अभी। तभी अपनी मां के पीछे छिपे छोटे आयु ने ढेरों हिम्मत जुटाई और बोला, अंकल, मां ने आपके घर को साफ किया है। मां कहती है जहां भगवान रहते हैं वहां सफाई होनी चाहिए। हम चोर नहीं हैं। आयु की मासूम आवाज ने विराज के हाथ रोक दिए। उसने हाल में चारों तरफ देखा। सचमुच घर में वो मनहूसियत नहीं थी जो बंद घरों में होती है। हर चीज अपनी जगह पर थी। टेबल पर धूल का एक कण भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, नैना की तस्वीर जो दीवार पर लगी थी, उस पर ताजा सफेद फूलों की माला चढ़ी हुई थी।
विराज की नजर उस माला पर अटक गई। वो माला किसने चढ़ाई? उसने धीमी आवाज में पूछा। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैंने साहब। तस्वीर में मैडम की आंखें बहुत प्यारी लग रही थीं, बिल्कुल देवी जैसी। मैंने सोचा घर उनका है तो उनकी पूजा होनी चाहिए। विराज का गुस्सा एक पल में पिघलकर पानी हो गया। जिस औरत को वो चोर समझ रहा था, उसने उसकी पत्नी को देवी का दर्जा दिया था। उसने फोन वापस जेब में रखा और एक गहरी सांस छोड़ी। तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है? सुधा ने ना में सिर हिलाया। नहीं साहब, बस कुछ दिन, जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता। विराज ने घड़ी देखी, फिर बाहर के अंधेरे को। वो इतना भी निर्दयी नहीं था कि रात में एक विधवा और 2 बच्चों को जंगल में धक्का दे दे। ठीक है, विराज ने सख्ती से कहा, सिर्फ 7 दिन, 1 हफ्ता। सुधा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। सच साहब? हाँ, लेकिन शर्तें हैं, विराज ने उंगली दिखाते हुए कहा। तुम लोग मुझे दिखाई नहीं दोगे। तुम और बच्चे पीछे वाले स्टाफ क्वार्टर में रहोगे। इस मेन हाउस में आना मना है। और सबसे जरूरी बात, मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं। अगर बच्चों के रोने की आवाज भी आई तो उसी वक्त निकाल दूंगा, समझी? जी साहब, जी बिल्कुल। सुधा ने जल्दी से आंसू पोंछे। हम आपको महसूस भी नहीं होने देंगे कि हम यहां हैं। भगवान आपका भला करे। सुधा ने जल्दी जल्दी अपना थोड़ा सा सामान उठाया, बच्चों का हाथ पकड़ा और पिछले दरवाजे की तरफ भागी, जैसे उसे डर हो कि कहीं साहब अपना इरादा ना बदल लें। उनके जाने के बाद हाल में सन्नाटा छा गया। विराज वहां खड़ा नैना की तस्वीर को देखता रहा, जिस पर ताजा फूलों की माला थी। उसने महसूस किया कि आज 3 साल बाद पहली बार सुकून विला में वो अकेलापन नहीं लग रहा था। लेकिन विराज को नहीं पता था कि यह शांति बस कुछ पल की मेहमान है। अगली सुबह विराज जब सोकर उठा तो उसे बाहर से शोर सुनाई दिया। कोई गेट पर जोर जोर से चिल्ला रहा था, ओ सुधा, बाहर निकल, छुप कर नहीं बैठ सकती तू। विराज ने खिड़की से नीचे देखा। गेट पर भैरव सिंह खड़ा था, गांव का सरपंच और एक नंबर का गुंडा। उसके साथ 2-3 आदमी और थे। भैरव ने गेट पर लात मारी। अगर तू बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। विराज की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और तेजी से नीचे की तरफ भागा। क्या यह मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी? साहब, यह औरत डायन है। इसने अपने पति को खा लिया और अब आपके घर पर नजर गड़ाए बैठी है। इसे बाहर फेंकिए, वरना पूरा गांव आपके खिलाफ हो जाएगा। विराज के कानों में जब यह कड़वे शब्द पड़े तो उसके कदम और तेज हो गए। वह मुख्य दरवाजे से बाहर निकला और सीधे गेट की ओर बढ़ा। वहां का नजारा किसी भी इंसान का खून खौलाने के लिए काफी था। स्टाफ क्वार्टर के बाहर सुधा अपने दोनों बच्चों आयु और गुनगुन को अपनी छाती से चिपकाए कांप रही थी। गेट के बाहर खड़ा भैरव सिंह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए गालियां बक रहा था। उसके साथ आए 2 आदमी भी भद्दी हंसी हंस रहे थे। क्यों री, अब नहीं बोल रही? भैरव ने गेट के सलाखों के बीच से हाथ डालकर सुधा की तरफ इशारा किया। मैंने कहा था ना, तुझे इस गांव में कोई छत नहीं मिलेगी। तेरे पति का कर्ज कौन चुकाएगा? सुधा रोते हुए गिड़गिड़ाई, सरपंच जी, मैं हाथ जोड़ती हूं। मैं मेहनत मजदूरी करके पाई पाई चुका दूंगी, पर अभी मेरे बच्चों को बख्श दीजिए। मजदूरी? भैरव हंसा। तेरी मजदूरी तो हम तय करेंगे। खामोश, एक गरजदार आवाज ने भैरव की हंसी को हलक में ही रोक दिया। भैरव और उसके साथी चौंक कर पलटे। सामने विराज मल्होत्रा खड़ा था। उसकी आंखों में नींद का खुमार नहीं, बल्कि अंगारे दहक रहे थे। उसका कद और उसका रौब ऐसा था कि भैरव अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गया। साहब, भैरव थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। साहब, राम राम। मैं इस गांव का सरपंच भैरव सिंह। मैं तो बस आपकी भलाई करने आया था। यह औरत मेरे घर के अंदर है। विराज ने उसकी बात काटते हुए बेहद ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा। और तुम मेरे गेट के बाहर हो। तुम्हें इतनी जोर से चिल्लाने की इजाजत किसने दी? भैरव का चेहरा लाल हो गया। गांव में उसकी आवाज के आगे कोई नहीं बोलता था। साहब, आप शहर के हैं, जानते नहीं हैं। यह विधवा मनहूस है। इसका चरित्र ठीक नहीं है। यह आपके घर को अपवित्र कर देगी। इसे अभी मेरे हवाले कर दीजिए। मैं इसे। एक शब्द और नहीं। विराज आगे बढ़ा और गेट के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। लोहे की सलाखों के पार उसने भैरव की आंखों में आंखें डाल दी। सुधा अब मेरी कर्मचारी एम्प्लॉई है और विराज मल्होत्रा के कर्मचारियों से बात करने का हक सिर्फ विराज मल्होत्रा को है। सुधा ने हैरान होकर अपना सिर उठाया। कर्मचारी? साहब ने उसे नौकरी दे दी? विराज ने अपनी बात जारी रखी। यह मेरी निजी संपत्ति है। अगर अगली बार तुम
या तुम्हारे ये गुंडे मेरे गेट के आसपास भी दिखे तो मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। मैं सीधे तुम्हारे ऊपर ट्रेसपासिंग और मानहानि का इतना बड़ा मुकदमा ठोकूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां कोर्ट के चक्कर काटते काटते बर्बाद हो जाएंगी। अब दफा हो जाओ यहां से। विराज की आवाज में वो ताकत थी जो सिर्फ दौलत और रुतबे से आती है। भैरव समझ गया कि यह आदमी कोई साधारण शहर वाला नहीं है। उसने दांत भींचे। ठीक है साहब, भैरव ने जाते जाते धमकी भरे लहजे में कहा। आप पछताएंगे, दूध पिलाकर सांप पाल रहे हैं। भैरव के जाने के बाद वहां गहरा सन्नाटा छा गया। आयु और गुनगुन अभी भी अपनी मां के पल्लू में दुबके हुए थे। सुधा ने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे और विराज के सामने सिर झुका दिया। साहब, आपने मेरी इज्जत बचा ली। आज अगर आप नहीं होते तो वो लोग मुझे। उसका गला रुंध गया। विराज ने एक पल के लिए उस बेबस मां को देखा। उसका गुस्सा अब शांत हो चुका था, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी सख्त था। मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं बचाई सुधा, विराज ने रूखेपन से कहा। मैंने अपने घर के नियमों का पालन किया है। मुझे शोर पसंद नहीं है और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई ऐरा गैरा मेरे गेट पर आकर चिल्लाए। उसने बच्चों की तरफ देखा जो उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। और सुनो, विराज ने कड़े शब्दों में कहा, आज के बाद तुम गेट के पास नहीं जाओगी। अगर कोई भी आए तो सीधे इंटरकॉम से मुझे खबर करोगी। मैं अपने घर में कोई तमाशा नहीं चाहता। जाओ, अपना काम करो। विराज वहां से मुड़ा और वापस हवेली के अंदर चला गया। लेकिन सुधा जानती थी कि उस सख्त चेहरे के पीछे एक ऐसा दिल है जो पिघलना जानता है। उसने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े। अगले 2 दिन सुकून विला में एक अजीब सी खामोशी और अनुशासन में बीते। विराज अपने कमरे में बंद रहता, अपने लैपटॉप पर काम करता या घंटों नैना की तस्वीर को निहारता रहता। दूसरी तरफ सुधा एक अदृश्य आत्मा की तरह पूरे घर का ख्याल रखती। विराज जब भी अपने कमरे से बाहर निकलता उसे घर बदला हुआ मिलता। डाइनिंग टेबल पर ताजा पानी की बोतल रखी होती, बागीचे में सूखे पत्ते साफ होते और हवा में अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू होती। तीसरी रात विराज को नींद नहीं आ रही थी। उसका पुराना दुश्मन इंसोम्निया, अनिद्रा वापस आ गया था। रात के 2 बज रहे थे। प्यास लगने पर वह नीचे किचन की तरफ गया। उसे लगा था कि सब सो रहे होंगे, लेकिन किचन की बत्ती जल रही थी। विराज ने दबे पांव अंदर झांका। सुधा जमीन पर बैठी थी। उसके सामने एक पुरानी फटी हुई साड़ी और सुई धागा रखा था। वह बहुत ध्यान से कुछ सिल रही थी। पास में नन्ही गुनगुन सो रही थी, लेकिन नींद में बार बार करवट बदल रही थी। तुम अभी तक जागी हो? विराज की आवाज सुनकर सुधा बुरी तरह चौंक गई। सुई उसकी उंगली में चुभ गई। आह! वह हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। साहब, आपको कुछ चाहिए था? विराज की नजर उसके हाथ में मौजूद कपड़े पर गई। वह एक लंगोट जैसा कुछ बना रही थी। यह क्या कर रही हो इतनी रात को? सुधा ने लजाते हुए उस फटे कपड़े को पीछे छिपाने की कोशिश की। वो साहब, गुनगुन को रात में बिस्तर गीला करने की आदत है। मेरे पास डायपर खरीदने के पैसे नहीं हैं और मैं नहीं चाहती कि आपका गद्दा खराब हो, इसीलिए पुरानी साड़ी से उसके लिए। विराज के गले में कुछ अटक गया। वह यहां अपनी करोड़ों की कंपनी की बैलेंस शीट की चिंता में नहीं सो पा रहा था और यह औरत सिर्फ इसलिए जाग रही थी ताकि उसका गद्दा खराब न हो। गरीबी का यह चेहरा विराज ने पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा था। दिखाओ मुझे। विराज ने हाथ आगे बढ़ाया। नहीं साहब, यह गंदा है। सुधा पीछे हटी। मैंने कहा दिखाओ, विराज ने जिद की। सुधा ने डरते डरते वो कपड़ा उसके हाथ में रख दिया। वो कपड़ा जगह जगह से रफू किया हुआ था, बहुत खुरदुरा था। विराज ने उस कपड़े को देखा, फिर गुनगुन को और फिर सुधा की थकी हुई लाल आंखों को। उसे अचानक अपने आलीशान जीवन पर शर्म आने लगी। इसे फेंक दो, विराज ने कहा। सुधा की सांस अटक गई। फेंक दूं? पर साहब, मेरे पास और कोई कपड़ा। मैंने कहा इसे डस्टबिन में डालो। विराज ने अपनी बात दोहराई, लेकिन इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, एक अजीब सा भारीपन था। वह मुड़ा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। सुधा समझ नहीं पाई कि साहब नाराज हैं या कुछ और। वह रात भर डरती रही कि कहीं सुबह उसे नौकरी से निकाल न दिया जाए। अगली सुबह जब सुधा उठी और मेन दरवाजे के पास झाड़ू लगाने गई तो उसकी नजर वहां रखे एक बड़े पैकेट पर पड़ी। उसने पैकेट खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें बच्चों के लिए नए कपड़े, डायपर के 2 बड़े पैकेट और कुछ खिलौने थे, और सबसे ऊपर एक नोट रखा था जिस पर विराज की घसीट लिखावट में लिखा था, मेरे घर के बच्चे फटे कपड़ों में नहीं सोएंगे। यह खैरात नहीं है,
तुम्हारी तनख्वाह से कट जाएगा, काम पर लग जाओ। सुधा ने उस नोट को सीने से लगा लिया। वह जानती थी कि साहब कभी भी पैसे नहीं काटेंगे। वह वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। पत्थर दिल पिघलने लगा था। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ आना बाकी था। उस शाम मौसम अचानक खराब हो गया। तेज आंधी चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। विराज अपने स्टडी रूम में बैठा था कि अचानक उसे अपनी छाती में एक तेज दर्द महसूस हुआ। यह दर्द जाना पहचाना था, पैनिक अटैक। नैना की मौत के बाद अक्सर उसे ऐसे दौरे पड़ते थे जब उसे लगता था कि उसका दम घुट रहा है। विराज ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका हाथ टेबल पर रखे पानी के जग पर लगा और जग जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरकर टूट गया। आह! विराज के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। अंधेरा उसकी आंखों के सामने छाने लगा। उसका इनहेलर दराज में था, लेकिन उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी दरवाजा खुला। साहब, सुधा की आवाज आई। जग टूटने की आवाज सुनकर वह दौड़कर ऊपर आई थी। हालांकि उसे ऊपर आने की मनाही थी। जैसे ही उसने विराज को जमीन पर तड़पते और अपनी छाती पकड़े देखा, वह चीख पड़ी। साहब! वह दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ? आप ठीक हैं? विराज बोल नहीं पा रहा था। उसने कांपते हाथ से दराज की तरफ इशारा किया। सुधा समझदार थी। उसने तुरंत दराज खोला, इनहेलर निकाला और विराज के मुंह में लगाकर पंप दबाया। सांस लीजिए साहब, गहरी सांस। सुधा ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह आयु को सुलाते वक्त करती थी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, शांत हो जाइए। विराज की धुंधली होती आंखों ने सुधा का चेहरा देखा। उस वक्त उसे उसमें कोई नौकरानी नहीं, बल्कि एक फरिश्ता दिखाई दिया। क्या सुधा की यह ममता विराज के पुराने जख्मों को भर पाएगी, या समाज की बातें उनके इस अनजाने रिश्ते में जहर घोल देंगी? साहब, आप ठीक हैं? सुधा की आवाज में घबराहट थी। उसका हाथ अभी भी विराज के माथे पर था। विराज ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी सांसें अब सामान्य हो रही थीं, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। उसने देखा कि उसका सिर सुधा की गोद में रखा है। वही औरत जिसे उसने अपने घर में घुसने से मना किया था, आज उसी ने उसे मौत के मुंह से खींच निकाला था। विराज ने खुद को संभाला और उठकर बैठा। एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच छा गई। मुझे पैनिक अटैक आया था। विराज ने पहली बार अपनी कमजोरी किसी के सामने स्वीकार की। नैना के जाने के बाद अक्सर होता है। सुधा ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी नम आंखें पोंछीं। मैं समझ सकती हूं साहब, जब अपना कोई चला जाता है तो शरीर जिंदा रहता है, पर सांसें भारी हो जाती हैं। विराज ने सुधा की तरफ देखा। उसे याद आया कि इस औरत ने भी अपना पति खोया है, अपना घर खोया है, फिर भी इसमें इतनी हिम्मत है कि यह दूसरों का दर्द समझ सके। शुक्रिया, विराज ने बहुत धीमे स्वर में कहा। आज अगर तुम नियम तोड़कर ऊपर नहीं आती तो शायद। नियम इंसानों के लिए होते हैं साहब, जान बचाने के लिए नहीं, सुधा ने सिर झुकाकर कहा। उसने पास रखे जग के टुकड़ों को समेटना शुरू किया। आप आराम कीजिए, मैं नीचे जा रही हूं। उस रात विराज को नींद नहीं आई, लेकिन बेचैनी की वजह से नहीं, बल्कि एक नए एहसास की वजह से। उसे लगा कि वह इस घर में अकेला नहीं है, कोई है जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी परवाह कर रहा है। अगली सुबह सुकून विला का माहौल बदला हुआ था। विराज जब सोकर उठा तो उसे नीचे से खुशबू आ रही थी। यह खुशबू किसी महंगे परफ्यूम की नहीं, बल्कि इलायची वाली चाय और गर्मा गर्म पोहा की थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा हुआ है। सुधा वहां नहीं थी, वह शायद किचन में थी, लेकिन टेबल के पास नन्ही गुनगुन खड़ी थी। विराज को देखते ही गुनगुन डर गई और टेबल के नीचे छिपने की कोशिश करने लगी। विराज रोका। उसने घुटनों के बल बैठकर टेबल के नीचे झांका। तुम मुझसे डरती हो? विराज ने नरमी से पूछा। गुनगुन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और धीरे से सिर हिलाया। मां कहती है आप शेर हो, खा जाओगे। विराज की हंसी छूट गई। 3 साल में पहली बार वह खुलकर हंसा था। शेर? नहीं, मैं शेर नहीं हूं। उसने टेबल पर रखी पोहे की प्लेट उठाई और गुनगुन की तरफ बढ़ाई। लो, शेर को भूख लगी है, लेकिन वो पोहा खाएगा। तुम खाओगी? गुनगुन धीरे से बाहर निकली और उसने एक चम्मच पोहा खाया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह छोटी सी मुस्कान विराज के दिल में उतर गई। तभी सुधा वहां आ गई। गुनगुन को साहब के साथ खाते देख उसके हाथ पांव फूल गए। गुनगुन, मैंने मना किया था ना साहब को, परेशान मत करना। सुधा दौड़कर आई और बच्ची को गोद में उठा लिया। माफ कर दीजिए साहब, यह बच्ची है। सुधा,
विराज ने उसे रोका। उसका स्वर शांत था। इसे खेलने दो। अब से तुम लोग डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाओगे, स्टाफ क्वार्टर में नहीं। सुधा हैरान रह गई। लेकिन साहब, नियम मैंने बनाए थे, मैं ही बदल रहा हूं। विराज ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। वैसे चाय बहुत अच्छी है, बिल्कुल नैना जैसी। सुधा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उस दिन के बाद से दीवारों की वो अदृश्य दरार भरने लगी। अब विराज अपने काम से समय निकालकर कभी कभी बरामदे में बैठता और बच्चों को खेलते हुए देखता। आयु, जो बहुत समझदार था, अक्सर विराज के पास आकर बैठ जाता। एक शाम आयु एक पुरानी ड्राइंग बुक लेकर विराज के पास आया। अंकल, यह देखो। उसने एक टेडी मेड ही ड्राइंग दिखाई। उसमें एक बड़ा सा घर था, एक पेड़ था और 4 लोग थे। यह कौन है? विराज ने पूछा। यह मां है, यह गुनगुन है, यह मैं हूं। आयु ने अपनी नन्ही उंगली रखी। और यह आप हो। विराज का गला भर आया। उस अनाथ बच्चे ने अपनी छोटी सी दुनिया में उसे भी शामिल कर लिया था। जिस आदमी से पूरा गांव डरता था, उस आदमी को इन बच्चों ने परिवार बना लिया था। विराज को महसूस हुआ कि उसका दिल, जो नैना के जाने के बाद बर्फ बन गया था, अब पिघल रहा है। उसे जीने की एक नई वजह मिल रही थी। लेकिन जैसे हर अच्छी कहानी में एक ग्रहण होता है, यहां भी वही हुआ। उसी शाम गांव के चाय के टपरे पर भैरव सिंह कुछ लोगों के बीच बैठा था। उसके हाथ में हुक्का था और जुबान पर जहर। अरे, मैंने तो पहले ही कहा था, भैरव ने धुआं उड़ाते हुए कहा। यह शहर का बाबू है, अकेला आदमी, जवान, औरत और बंद घर। तुम लोग समझ नहीं रहे हो अंदर क्या चल रहा है। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। हाँ सरपंच जी, बात तो सही है। वो औरत रात दिन वहीं रहती है। सुना है अब तो वो लोग एक साथ खाना भी खाते हैं। भैरव ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। यह हमारे गांव की मर्यादा के खिलाफ है। एक विधवा और एक गैर मर्द। छी, अगर हमने कुछ नहीं किया तो कल को हमारी बेटियां भी यही सीखेंगी। इस पाप को रोकना होगा। अगले दिन जब सुधा बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी तो उसे गांव की औरतों ने घेर लिया। बड़ी मालकिन बनी फिरती है। एक औरत ने ताना मारा। शर्म नहीं आती? पति को मरे साल भी नहीं हुआ और पराये मर्द के घर में रानियों की तरह रह रही है। चरित्रहीन कहीं की। दूसरी ने मुंह बनाया। सुधा का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया और तेज कदमों से विला की तरफ भागी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी और बच्चों की जान बचाने की उसे यह कीमत चुकानी पड़ेगी। वह दौड़ते हुए विला के गेट के अंदर आई और सीधे अपने क्वार्टर में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। शाम को जब विराज घर लौटा तो उसने देखा कि घर में सन्नाटा है। न बच्चों के खेलने की आवाज, न किचन से खुशबू। सुधा, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। विराज स्टाफ क्वार्टर की तरफ गया। दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से सिसकियों की आवाज आ रही थी। सुधा, दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? काफी देर बाद दरवाजा खुला। सुधा की आंखें सूजी हुई थीं। उसने अपना सामान बांध रखा था। यह क्या है? विराज ने बंधे हुए कपड़ों की तरफ इशारा किया। मुझे जाना होगा साहब, सुधा ने टूटते हुए स्वर में कहा। मैं आपकी बदनामी का कारण नहीं बन सकती। गांव वाले, वो लोग बहुत गंदी बातें कर रहे हैं। मैं एक मां हूं साहब, मैं अपने बच्चों को यह सब नहीं सुनने दे सकती। विराज का माथा ठनक गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह किसका काम है। भैरव सिंह, तुम कहीं नहीं जा रही हो? विराज ने दृढ़ता से कहा। नहीं साहब, अब और नहीं। सुधा पहली बार अड़ गई। गरीब हूं पर बेगैरत नहीं। मैं भूखी रह लूंगी लेकिन अपनी इज्जत पर कीचड़ नहीं उछलने दूंगी। कृपया मुझे जाने दीजिए। सुधा ने बच्चों का हाथ पकड़ा और गेट की तरफ बढ़ी। विराज उसे जाते हुए देख रहा था। उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। अगर आज सुधा चली गई तो यह घर फिर से वीरान हो जाएगा। वह फिर से अकेला हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक बेबसूर औरत को समाज के डर से हार माननी पड़ेगी। रुको, विराज ने जोर से आवाज लगाई। सुधा गेट पर रुक गई लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विराज उसके पास गया। उसने एक ऐसा फैसला ले लिया था जो न सिर्फ भैरव सिंह का मुंह बंद करने वाला था बल्कि उसकी खुद की जिंदगी भी बदलने वाला था। तुम्हें इज्जत चाहिए ना? विराज ने उसकी आंखों में देखकर कहा। समाज को जवाब चाहिए ना कि तुम यहां किस हक से रह रही हो? सुधा ने प्रश्न भरी नजरों से उसे देखा। कल सुबह तैयार रहना, विराज ने कहा। मैं तुम्हें वो हक दूंगा जिसके बाद कोई भी तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। कल हम एक नई शुरुआत करेंगे। सुधा हैरान थी। साहब क्या करने वाले थे? क्या वो उसे नौकरी का पक्का कागज देने वाले थे या कुछ और? उधर गांव में भैरव सिंह अपनी नई चाल चल रहा था।
उसने तय किया था कि कल सुबह वह पूरे गांव को लेकर विला पर धावा बोलेगा और सुधा को घसीट कर बाहर निकालेगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कल का सूरज एक ऐसा दृश्य लेकर उगने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सूरज की पहली किरण अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि सुकून विला के गेट पर एक भीड़ जमा हो गई। भैरव सिंह अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके साथ गांव के कुछ बुजुर्ग और कई तमाशबीन भी थे। बाहर आओ विराज बाबू, भैरव ने ललकारा। आज फैसला होकर रहेगा, हमारे गांव में यह गंदगी नहीं चलेगी। भीड़ का शोर सुनकर सुधा अपने कमरे में सिहर उठी। उसने अपने दोनों बच्चों आयु और गुनगुन को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे लगा कि आज उसे बेइज्जत होकर इस गांव से निकलना ही पड़ेगा। तभी बाहर से कदमों की आहट आई। विराज ने सुधा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। सुधा, विराज की आवाज शांत और गंभीर थी। बाहर आओ और बच्चों को भी साथ लाओ। सुधा कांपते हुए बाहर निकली। उसने देखा कि विराज ने एक सफेद कुर्ता पायजामा पहना है और उसके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी है। डरना मत, विराज ने उसकी आंखों में देखा। बस मेरे साथ चलो। विराज ने मेन गेट का ताला खोला। लोहे का भारी गेट खुलने की आवाज के साथ ही भीड़ का शोर थम गया। सामने विराज खड़ा था। उसके ठीक बगल में सुधा थी, जिसका सिर झुका हुआ था और दोनों बच्चे उसका हाथ पकड़े खड़े थे। भैरव सिंह आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। अरे वाह, आ गए दोनों। देखो गांव वालों, शर्म तो है नहीं, कैसे साथ खड़े हैं। भैरव ने भीड़ को उकसाया। विराज बाबू, हम इज्जतदार लोग हैं। आप शहर से आए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप हमारे गांव का माहौल खराब करेंगे। इस औरत को अभी इसी वक्त गांव से बाहर निकालिए, वरना क्या? विराज ने भैरव की बात काटी। उसकी आवाज में इतना दम था कि भैरव चुप हो गया। विराज ने भीड़ पर एक नजर डाली। आप लोग जानना चाहते हैं कि यह औरत मेरे घर में किस हक से रह रही है? आप लोग इसे चरित्रहीन कह रहे हैं क्योंकि इसका कोई सहारा नहीं है। आप लोग इसे विधवा कहकर दुत्कार रहे हैं। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। विराज ने एक गहरी सांस ली। यह औरत जिसे आप दुत्कार रहे हैं, इसने मेरे मरे हुए घर को जिंदा किया है। जब मैं अपनी ही सांसों से लड़ रहा था, इसने मुझे बचाया है। और आप लोग, उसने भैरव की ओर उंगली उठाई, तुम लोग इसे बेघर करना चाहते हो? यह सब बातें मत बनाइए, भैरव चिल्लाया। रिश्ते का नाम क्या है, यह बताइए। अगर कोई रिश्ता नहीं है तो यह पाप है। रिश्ते का नाम चाहिए तुम्हें? विराज ने सुधा की ओर देखा। सुधा की आंखों में डर और सवाल दोनों थे। विराज ने अपनी जेब से वह छोटी डिब्बी निकाली। उसने उसे खोला। उसमें गहरा लाल सिंदूर था। भीड़ की सांसें अटक गईं। सुधा भी हैरान रह गई। विराज ने सुधा का हाथ थामा और भीड़ के सामने ऐलान किया, सुन लो सब लोग, आज तक यह सिर्फ सुधा थी, लेकिन अभी इसी पल से यह मेरे घर की मालकिन और मेरी पत्नी सुधा विराज मल्होत्रा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विराज ने अपनी चुटकी में सिंदूर लिया और कांपते हाथों से सुधा की मांग भर दी। सुधा की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। यह आंसू अपमान के नहीं बल्कि सम्मान के थे। जिस मांग का सूनापन उसे दुनिया के ताने दे रहा था, आज वही मांग उसके रक्षक ने अपने नाम से भर दी थी। भैरव सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका सारा प्लान, सारी साजिशें एक पल में मिट्टी में मिल गईं। वह अब एक विधवा को नहीं बल्कि विराज मल्होत्रा की पत्नी को धमका रहा था, जो कानूनन जुर्म था। विराज ने आयु और गुनगुन को अपनी गोद में उठा लिया और यह दोनों, विराज ने गर्व से कहा, मेरे बच्चे हैं। अगर अब किसी ने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसे अपनी इज्जत पर हमला मानूंगा। और विराज मल्होत्रा दुश्मनी बहुत शिद्दत से निभाता है। विराज ने भैरव की तरफ देखा। अब आप लोग जश्न मनाना चाहते हैं या पुलिस का इंतजार करना चाहते हैं? भैरव और उसके साथी शर्मिंदा होकर नजरें चुराने लगे। गांव के बुजुर्ग जो अब तक चुप थे, आगे आए। नहीं बेटा, एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गलती हमारी थी। हमने भैरव की बातों में आकर एक मां के आंसू नहीं देखे। तुमने एक बेसहारा को सहारा देकर बहुत बड़ा पुण्य किया है। जुग जुग जियो। भैरव सिंह दबे पांव वहां से खिसक गया। भीड़ धीरे धीरे छंट गई, लेकिन जाते जाते हर किसी के चेहरे पर विराज के लिए सम्मान था। विराज ने गेट बंद किया और सुधा की तरफ मुड़ा। सुधा अभी भी अपनी मांग को छूकर देख रही थी, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। साहब, यह आपने क्या किया? आपने अपनी जिंदगी। विराज ने उसके होठों पर उंगली रख दी। साहब नहीं, अब विराज। और मैंने कोई एहसान नहीं किया सुधा। सच तो यह है कि मुझे तुम्हारी जरूरत तुमसे ज्यादा थी। इस घर को, इन दीवारों को और इस खाली दिल को।
एक परिवार की जरूरत थी। तभी नन्ही गुनगुन ने विराज का कुर्ता खींचा। अब आप पापा हो? विराज की आंखों में नमी आ गई। उसने घुटनों पर बैठकर गुनगुन और आयु को गले लगा लिया। हाँ बेटा, अब मैं तुम्हारा पापा हूं, हमेशा के लिए। हवा का एक झोंका आया और बरामदे में लगी नैना की तस्वीर पर पड़ी माला हिलने लगी। विराज ने तस्वीर की तरफ देखा। उसे लगा जैसे नैना मुस्कुरा रही है और कह रही है, तुमने सही किया विराज। प्यार का मतलब सिर्फ यादों में जीना नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी संवारना भी है। उस शाम सुकून विला में एक नई रोशनी थी। यह रोशनी बिजली के बल्बों की नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट की थी। एक अजनबी रिश्ता जो तूफान में शुरू हुआ था, अब एक खूबसूरत बसेरे में बदल चुका था। दोस्तों, मकान ईंट और पत्थरों से बनते हैं, लेकिन घर इंसानों और एहसास से बनता है। कभी कभी खून के रिश्तों से बढ़कर वो रिश्ते होते हैं जो दिल से और इंसानियत से बनते हैं। किसी की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो हमारे चैनल लव जंक्शन इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। हम ऐसी ही जज्बातों से भरी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें।